स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के इंग्लिश की एक छोटी सी पोएम पढ़ते हैं जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू। एक टाइगर चिड़ियाघर में, अ टाइगर इन द जू। लेस्ली नॉरिस साहब का लिखा हुआ ये पाठ है। बहुत बड़ा नाम है ये शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए और पोएम लिखने के लिए। लेस्ली नॉरिस साहब का जन्म 1921 में हुआ और इनकी मृत्यु 2006 में हुई। तो ये थोड़ा सा इनका इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रही। कब इनका जन्म हुआ? 1921 में। और मृत्यु कब हुई? 2006 में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये छोटी छोटी कहानियां लिखने के लिए और कविताओं को लिखने के लिए प्रसिद्ध है। अ टाइगर इन द जू इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। एक टाइगर चिड़ियाघर में। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि नाम है चिड़ियाघर और रहता है उसमें टाइगर? मतलब नाम तो है कि वो किसका घर है? चिड़ियाघर। घर तो चिड़िया का है लेकिन रहता कौन है? टाइगर। कभी आपने विचार किया है, चिंतन किया है कि ये चिड़ियाघर शब्द नाम रख करके टाइगर उसमें क्यों रखा जा रहा है, लायन उसमें क्यों रखा जा रहा है, एलिफेंट बड़े बड़े जानवर और विशालकाय अजगर क्यों रखे जा रहे हैं? मुझे तो लगता है भैया इसका सीधा सा कारण ये है कि अगर टाइगर को भी किसी कोठरी में बंद कर दिया जाए, किसी जेल में बंद कर दिया जाए और वो असहाय हो जाए तो फिर वो चिड़िया जैसा ही हो जाता है। तो भले वो टाइगर है लेकिन वो रहेगा चिड़िया जैसा। इसीलिए चिड़ियाघर में टाइगर, लायन, एलिफेंट जैसे विशालकाय और ताकतवर जानवर रखे जाते हैं तो वो चिड़िया जैसा हो जाता है। उसकी शक्ति पूरी, उसका तेज, उसका ओज, उसकी शक्ति सब जाती रहती है। कहाँ? जब उसको किसी जेल में या जो है कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि नाम तो है चिड़ियाघर लेकिन रखा जाता है टाइगर। तो आइए थोड़ा सा बिफोर यू रीड देख लें। कविता को पढ़ने के पहले थोड़ा सा जान लें कविता के विषय में। दिस पोम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट, इस कविता में तुलना की गई है अ टाइगर, एक ऐसे टाइगर की, इन द जू जो चिड़ियाघर में रहता है, विद द टाइगर, उस टाइगर के साथ, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो अपने प्राकृतिक घर में रहता है। नेचुरल प्राकृतिक, हैबिटेट आवास स्थान, निवास स्थान। तो इस कविता में दो टाइगर की तुलना की गई है। ये चिड़िया घर वाले टाइगर की तुलना किस टाइगर से की गई है? चिड़िया घर वाले टाइगर की तुलना की गई है जंगल वाले टाइगर से, जो अपने स्वाभाविक, अपने नेचुरल आवास स्थान में रहता है। मतलब जंगल वाले टाइगर से चिड़ियाघर वाले टाइगर की तुलना की गई है। और द पोएम, आगे देखें क्या लिखा गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम दी जू टू द जंगल। ये जो कविता है, दिस पोएम मूव्स, ये कविता मूव करती है, मतलब चलती है। फ्रॉम जू, जू से, जो मतलब चिड़ियाघर से, ये कविता मूव होती है चिड़ियाघर से टू द जंगल, जंगल की ओर। मतलब पहले जू के बारे में बताया गया है, चिड़ियाघर के बारे में बताया गया है, फिर जंगल के बारे में बताया गया है। एंड बैक अगेन टू द जू। और फिर जंगल से किधर जाती है कहानी, किधर जाती है कविता? जाती है जू की ओर। तो ये कविता मूव करती है कभी जू से जंगल की ओर और कभी जंगल से फिर वापस जू की ओर। ध्यान रखेंगे। और ये चूंकि आपसे बोर्ड पेपर में प्रश्न आएगा, आपसे पैराग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस पैराग्राफ में किस टाइगर की बात की जा रही है, जंगल वाले टाइगर की बात की जा रही है या फिर जू वाले टाइगर की बात की जा रही है। तो इसको हमें सावधानी से देखना है कि किस पैराग्राफ में किस टाइगर की बात की जा रही है। आगे लिख रहा है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस। और ये कह रहा है कि इस पोएम को, इस कविता को साइलेंटली वंस, एक बार चुपचाप पढ़िए, शांति के साथ धीरे धीरे इस कविता को पढ़िए। एंड से व्हिच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और फिर स्पीक, बताओ, अबाउट के बारे में, टाइगर इन द जू कि चिड़ियाघर वाला टाइगर कौन है, एंड व्हिच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सा पैराग्राफ है जो स्पीक बता रहा है अबाउट द टाइगर इन द जंगल, जंगल वाले टाइगर के बारे में। तो इस कविता को पढ़ें और पता करें कि कौन सा स्टैंजा जू वाले टाइगर के बारे में बता रहा है और कौन सा स्टैंजा जंगल वाले टाइगर के बारे में
बता रहा है। तो हम लोग अभी पोएम पढ़ेंगे तो आराम से स्पष्ट होता चलेगा कि किस स्टैंजा में किस टाइगर की बात की जा रही है। आइए पहला स्टैंजा हम लोग पढ़ें। पहले स्टैंजा में नौरी साहब लिखते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक्स, वह चलता है। स्टॉक्स का आशय होता है बेटा धीरे धीरे चलना, स्लोली मूवमेंट करना। स्टॉक्स मतलब स्लोली मूवमेंट्स, धीरे धीरे चलना। ही वह धीरे धीरे चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड, हिज अपनी, विविड का आशय होता है बेटा क्लियर, स्पष्ट, और स्ट्राइप्स का आशय होता है धारियां। तो आपने टाइगर कभी मोबाइल में, टीवी में, पेपर में कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। रियल टाइगर तो चिड़ियाघर में या तो दिखाई पड़ेगा या तो जंगल में दिखाई पड़ेगा। तो जंगल में देखने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर हम टाइगर को देख लेंगे तो फिर और कुछ देखने के लिए हम नहीं बचेंगे, क्योंकि टाइगर हमको, आपको, हमारा आपका राम नाम सत्य कर देगा। तो इसलिए ये जो जू वाला टाइगर है उसको तो हम देख सकते हैं आराम से, या फोटो में देख सकते हैं। तो टाइगर के ऊपर कुछ चकत्ते पड़े होते हैं ना, धारियां होती हैं ना। तो कभी अपने लोगों के सामने कितनी मतलब खूबसूरती से प्रतिमा तैयार कर रहा है, एक कल्पना तैयार करवा रहा है कि वह चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी स्पष्ट धारियों में। मतलब टाइगर जब चलता है तो उसकी जो स्पष्ट धारियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं। तो एक प्रकार से एक इमेजिन अपने लोगों के सामने क्रिएट कर रहा है कवि, और एक प्रकार से इसमें इमेजरी जो है पोएटिक डिवाइस भी हो जाएगा। तो एक इमेज तैयार कर रहा है लेकर, कहता है कि ये जो टाइगर है वह अपनी स्पष्ट धारियों के साथ धीरे धीरे चलता है। द फ्यू स्टेप्स मतलब फ्यू मतलब कुछ, स्टेप्स मतलब कदम, कुछ कदम चलता है। आप हिज केज, अपने पिंजड़े में। केज का मतलब पिंजड़ा। तो ये निश्चित रूप से किस टाइगर की बात की जा रही है? निश्चित रूप से ये जू वाले टाइगर की बात की जा रही है, क्योंकि पिंजड़ा शब्द आ रहा है। तो अपने पिंजड़े में ये धीरे धीरे चलता है और अपने शरीर पर, त्वचा पर स्पष्ट धारियों के साथ चल रहा है। और कभी क्या कहता है? और कभी कहता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। ऑन पैड्स का आशय होता है बेटा पंजा, और वेलवेट का मतलब होता है मखमली। तो ये जो टाइगर वगैरह होते हैं, ये जब चलते हैं तो कोई आवाज नहीं होती है, क्योंकि इनके पंजों पर रोए होते हैं, मखमली पंजे होते हैं। तो उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कवि महोदय कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने वेलवेट रूपी, अपने मखमली पंजों से क्वाइट, चुपचाप चल रहा है टाइगर। टाइगर चुपचाप चलने वाला जानवर नहीं है। टाइगर तभी चुपचाप चलता है जब उसको शिकार करना होता है। बाकी टाइगर घुर्राता रहता है, छलांग लगाता रहता है, लेकिन जब चुपके से किसी शिकार को पकड़ना होता है तो टाइगर चुपचाप चलता है। लेकिन अब ये बेचारा चुपचाप क्यों चल रहा है टाइगर? क्योंकि कहाँ बंद है? जेल में बंद है, पिंजड़े में बंद है। तो पिंजड़े में बंद है, इसलिए चुपचाप अपने मखमली पैरों से, पंजों से कुछ कदम रखता है। फ्यू स्टेप्स का मतलब कदम, फ्यू का मतलब कुछ कदम रखता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने क्वाइट शांत, और रेज माने गुस्सा, क्रोध, एंग्री। तो ये टाइगर गुस्से में भी है। गुस्से में क्यों है? क्योंकि इसके नेचुरल हैबिटेट को, इसके प्राकृतिक आवास स्थल को से इसको निकाल करके ला करके पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। तो इस बात से बहुत गुस्सा है टाइगर, लेकिन क्वाइट, शांत है। तो टाइगर गुस्सा भी है, और शांत क्यों है? शांत इसलिए है क्योंकि कुछ कर नहीं सकता है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया हो और आपने उसको पानी पीने के लिए अच्छी अच्छी मिठाई ले जा करके दी, और आपका बिल्कुल छोटा भैया 3-4 साल का वो भी आ गया, और मम्मी भी पास बैठी हैं। अब आपका छोटा भैया लगातार मेहमान के द्वारा मिठाई खाते हुए देख रहा है, और उसकी इच्छा है उसको भी एक मिठाई मिल जाए। और मम्मी जब मिठाई खिलाती हैं उस 5 साल के बच्चे को, तो वो मिठाई नहीं खाता है, लेकिन जब घर में आया हुआ मेहमान उसी मिठाई को खाता है तो उसी को देखता रहता है, और उसकी इच्छा होती है कि मेहमान एक मिठाई उसको भी दे दे। तो बताओ, ऐसी स्थिति में मम्मी कितना गुस्सा होंगी, और वहां घूरती रहती हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं, वो कहाँ मानने वाले। जब तक मेहमान मिठाई उठा करके बच्चे को दे नहीं देता, तब तक वो बच्चा टुकुर टुकुर मिठाई को देखता रहता है। तो मम्मी उस समय क्या होती हैं? मम्मी उस समय गुस्सा बहुत होती हैं, पाए तो 10-5 तमाचा लगाएं, लेकिन शांत रहती हैं, क्योंकि मेहमान के आगे मारेंगी
तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो जैसे मम्मी गुस्से में भी होती हैं और शांत होती हैं, अपने गुस्से का प्रदर्शन मम्मी कर नहीं सकती, मजबूरी है। ठीक वैसे ही ये जो टाइगर है, कहाँ वाला, जू वाला, ये बिल्कुल गुस्से में तो है क्योंकि इसके नेचुरल हैबिटेट से इसको हटा दिया गया है, और लेकिन शांत है क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, पिंजड़े में बंद है। चाहे जितना गुर्राए, चाहे जितना चिल्लाए, ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये जो पिंजड़े, बताइए इस पैराग्राफ में किस टाइगर की बात हो रही होगी? इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में निश्चित रूप से किस टाइगर की बात हो रही है? पिंजड़े वाले, मतलब जू वाले टाइगर की बात हो रही है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस ऐसे एक पैराग्राफ दे देगा ये वाला, और आपसे पूछेगा बताओ इसमें किस टाइगर की बात हो रही है, तो आप लिखोगे कि जू वाले टाइगर की बात हो रही है। और बेटा ध्यान रखो कि एक एक पैराग्राफ के पोएटिक डिवाइस को भी हम देखते चलेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। जैसे पहला जो है पैराग्राफ है, तो इसमें कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पोएटिक डिवाइस आप समझते हो ना, जैसे हिंदी में अलंकार होता है कविता को सुंदर बनाने के लिए, वैसे अंग्रेजी में पोएम को सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें भी पोएटिक डिवाइस होते हैं। तो पहले पैराग्राफ में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है जरा देखें। कह रहा है कि ही, अब देखिए ही जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? मनुष्य के लिए कि जंतुओं के लिए? ही शब्द मनुष्य के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ टाइगर के लिए यूज किया गया है। तो टाइगर क्या है? जंतु है ना। तो टाइगर को बिल्कुल किससे, टाइगर की तुलना किससे कर दी गई है? भैया टाइगर की तुलना सीधे मनुष्य से कर दी गई है, क्योंकि टाइगर के लिए ही शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? जहां पर किसी चीज की तुलना मनुष्य से कर दी जाए वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? बेटा पर्सोनिफिकेशन, मैंने आपको पीछे बताया भी है। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर पोएटिक डिवाइस होगा, क्योंकि टाइगर को व्यक्ति जैसा बता दिया गया है, पर्सन जैसा बता दिया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। और ध्यान रखें कि पहली लाइन में मैंने पढ़ाते हुए यही बताया कि एक इमेज क्रिएट कर रहा है पोएट, तो इसमें इमेजरी पोएटिक डिवाइस हो जाएगा पहली लाइन में। जब वो कह रहा है कि धीरे धीरे टाइगर चलता है, तो अपने आंखों के सामने टाइगर के चलने की एक छवि बनती है, तो इसको हम बोलते हैं इमेजरी पोएटिक डिवाइस। आगे देखें कि पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसको आप ध्यान रखेंगे, जहां पर एक लाइन से दूसरी लाइन शुरू हो जाए लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क ना आए, ना फुल स्टॉप आए, ना कामा आए, तो बेटा वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है इंजैममेंट। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इंजैममेंट। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप तीसरी लाइन में आए। तीसरी लाइन में कवि क्या कह रहा है? टाइगर जो है वो अपने मखमली पंजे से चलता है। तो बताइए टाइगर के पंजों की तुलना किससे की गई है? टाइगर के पंजों की तुलना मखमल से की गई है, लेकिन एज या लाइक जैसे शब्द नहीं आया है, सीधा कंपेरिजन कर दिया गया है। तो जहां पर सीधा कंपेरिजन कर दिया जाता है, लाइक या एज जैसे शब्द बीच में यूज नहीं किए जाते हैं, वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? बेटा वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर, हिंदी का रूपक। तो ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इसमें है मेटाफर। और अंतिम लाइन देखें, इन हिज क्वाइट रेज, तो टाइगर गुस्से में भी है और शांत भी है, तो दो उल्टी चीजें एक साथ हो रही है। तो अंग्रेजी साहित्य में जहां दो बातें, विपरीत बातें एक साथ कही जाएं, बेटा वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? ऑक्सीमोरॉन। तो क्वाइट रेज में टाइगर क्वाइट भी है और रेज भी है, कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से ऑक्सीमोरॉन। और बेटा एक बात और यही ध्यान रखें कि कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है राइमिंग स्कीम, कि कविता में राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया है ना, कविता की लाइन का अंतिम शब्द हम देखते हैं कि आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे आप ध्यान रखें, स्ट्राइप्स और केज, ये आपस में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। स्ट्राइप्स को आप ए दे दें तो केज को आप बी दे दें। और क्वाइट क्या स्ट्राइप्स केज या केज से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो पहली लाइन को ए दे दीजिए, दूसरी लाइन को बी दे दीजिए और तीसरी लाइन को सी दे दीजिए, क्योंकि क्वाइट भी किससे नहीं मिल रहा है। लेकिन रेज किसी से मिल रहा है? नहीं, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। रेज किससे मिल रहा है? रेज केज से मिल रहा है। तो बताइए इस पैराग्राफ में कौन सी राइमिंग स्कीम हो जाएगी? ए बी सी बी, क्योंकि दूसरी लाइन और चौथी लाइन आपस में मिल रही है, तो ए बी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। ये रहा बेटा पहला पैराग्राफ। और आइए हम लोग दूसरे पैराग्राफ को देखें।
दूसरे पैराग्राफ में कवि क्या कहता है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग, इसे तो घात लगाकर बैठना चाहिए था। लर्किंग का आशय होता है भैया घात लगाकर बैठना, चुपके से बैठना। शिकारी कोई जानवर अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्किंग। तो ही शुड बी लर्किंग, इसे तो घात लगाकर बैठना चाहिए था। इन शैडो, कहां, किसी छाया वाले स्थान पर। शैडो मतलब छाया वाला स्थान। तो इस टाइगर को तो किसी छाया वाले स्थान में घात लगा करके बैठा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब भैया सरकना, स्लाइड मतलब सरकना, तो धीरे धीरे सरकना चाहिए। थ्रो लॉन्ग ग्रास का मतलब लंबी लंबी, लॉन्ग का मतलब लंबी और ग्रास मतलब घास, तो लंबी और थ्रो मतलब के द्वारा के बीच से, तो लंबी लंबी घासों के बीच से टाइगर को तो सरकना चाहिए था और अपने शिकार के लिए घात लगा करके बैठना चाहिए था। नियर द वाटर होल, किसी जल स्रोत के निकट। नियर का आशय होता है बेटा निकट, वाटर जल, होल मतलब छिद्र, तो किसी जलाशय के निकट, किसी जल स्रोत के निकट। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर जहां प्लम्प का मतलब मोटे ताजे, प्लम्प का मतलब मोटे ताजे, डियर मतलब हिरन और पास मतलब गुजरते हो। तो टाइगर को कहां रहना चाहिए था, है टाइगर केज में, लेकिन टाइगर को रहना कहां चाहिए था, टाइगर को रहना चाहिए था कहां, टाइगर को रहना चाहिए था किसी सरोवर के पास जहां जल हो और जहां हिरन आदि जो जंगली जानवर हैं वो पानी पीने आए, तो ये घात लगा करके बैठा रहेगा जंगल का वाला टाइगर और पकड़ लेगा उसको, शिकार कर लेगा उसका। तो टाइगर को कहां रहना चाहिए, टाइगर को रहना चाहिए किसी बड़ी बड़ी घास में, अपने शिकार के इंतजार में धीरे धीरे सरकना चाहिए और वहां रहना चाहिए जहां पानी हो, जहां तालाब हो, जहां सरोवर हो, जहां पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हो और पानी पीने के लिए आते हो, वहां इस टाइगर को जो है शिकार के लिए घात लगा करके बैठना चाहिए था। तो देखें टाइगर को होना चाहिए था कहां, जंगल में, लेकिन है कहां, ये है केज में, चिड़ियाघर में। तो आइए बेटा इसको हम लोग देख लें, आप लोग इसको समझे ना, मतलब इस टाइगर को कहां होना चाहिए था, इस टाइगर को तो किसी घास के मैदान में जहां पानी का स्रोत हो, जहां पानी भरा हो और जहां मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हो, वहां इसको धीरे धीरे सरकना चाहिए था। तो धीरे धीरे सरक करके क्या करेगा, धीरे धीरे सरक करके ये उस मोटे ताजे हिरन को पकड़े और खाए। होना तो वहां चाहिए था, लेकिन है बेचारा पिंजड़े के अंदर। तो आइए इसमें जरा देख लें हम लोग पोएटिक डिवाइस। इसमें राइमिंग स्कीम देखें, बिल्कुल वही राइमिंग स्कीम है। शैडो, ग्रास नहीं मिल रहा है, होल नहीं मिल रहा है, पास मिल रहा है। तो कौन सा राइमिंग स्कीम जाएगा, ए बी सी बी, ए बी सी बी। ये हो गया पोएटिक डिवाइस। और इसमें भी दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में इंजेडमेंट है, क्योंकि कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एक लाइन से दूसरी लाइन शुरू हो जाए और कोई जो है पंक्चुएशन मार्क ना हो, तो वहां पर भैया कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, बिल्कुल इंजेडमेंट। और ध्यान रखें कि प्लम्प पास, तो प्लम्प का पा और पास का पा दोनों का उच्चारण एक जैसा है ना। तो अंग्रेजी साहित्य में जब दोनों का दो या दो से अधिक शब्द का पहला अक्षर एक जैसा चले, एक जैसा उच्चारण हो, तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है बेटा, एलिट्रेशन, हिंदी का अनुप्रास। तो प्लम्प पास में कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, प्लम्प पास में होगा एलिट्रेशन। कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एलिट्रेशन। कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा प्लम्प पास में, एलिट्रेशन। और इसमें भी आप लोग ध्यान रखें पहली लाइन में कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे तो लंबी लंबी घास में घात लगा करके धीरे धीरे सरकना चाहिए था। यहाँ भी लेखक ने अपने लोगों के सामने क्या तैयार कर दिया है, एक इमेज तैयार कर दिया है। तो इसमें भी इमेजरी पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। तो ये रहा इसका पोएटिक डिवाइस। अब बताइए इसमें किस टाइगर की बात की गई है दूसरे पैराग्राफ में। तो दूसरे पैराग्राफ में जो है जंगल वाले टाइगर की बात की गई है, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है और प्लम्प डियर का जो है शिकार करता है।
आइए तीसरा पैराग्राफ हम लोग देखें। तीसरे पैराग्राफ में कवि क्या कहता है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, इसे तो गुर्राना चाहिए था। स्नॉर्लिंग का से होता है बेटा दांत निकाल करके गुर्राना, मतलब दांत भी दिखाए और गुर्राए भी। ऐसा आप लोगों ने टीवी मोबाइल वगैरह में देखा होगा कि टाइगर वगैरह दांत भी दबाए रखते हैं और गुर्राते भी रहते हैं। तो इस को बोलते हैं स्नॉर्लिंग, तो वो गुर्रा रहा है और दांत दिखा करके गुर्रा रहा है। तो लेखक कह रहा है कि इस टाइगर को तो होना चाहिए था अराउंड द हाउसेज, घर के बगल, अराउंड मतलब आजू बाजू में और हाउसेज मतलब घर, इसे तो घर के बगल होना चाहिए था और गुर्राना चाहिए था दांत निकाल करके। एट द जंगल्स एज, एट द जंगल्स एज, जंगल मतलब जंगल, जंगल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जंगल को जंगल बोल देते हैं। तो जंगल एज, एज का मतलब होता है बेटा छोर, किनारा। किसी जंगल के किनारे बसे हुए गांव, जंगल के किनारे बसे हुए गांव के पास इसको दांत निकाल करके गुर्राना चाहिए था, लोगों को डरवाना चाहिए था, और लोग ही चिड़ियाघर में इसको डरवा रहे हैं अपना दांत निकाल करके। देखिए परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। टाइगर बहुत ताकतवर है लेकिन उसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। तो क्या किया जा सकता है, जैसे भगत सिंह बहुत ही जो है शक्तिशाली थे, आत्मशक्ति से जो है युक्त देशभक्त थे, लेकिन जेल में बंद कर दिया गया, तो अपनी ताकत को कैसे दिखा सकते थे। तो वही बात बताई जा रही है कि टाइगर है तो बहुत बहादुर, इसको तो गांव पूरे अभी एक टाइगर अगर छूट जाए, चिड़ियाघर से एक टाइगर अगर भाग जाए तो पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हो जाता है। जिस जिले में छूटता है, जिस जिले की घटना होती है, पूरे जिले का वन विभाग और पुलिस विभाग सक्रिय हो जाता है एक टाइगर से। लेकिन वही टाइगर बेचारा जब पिंजड़े में होता है तो छोटे छोटे बच्चे उसको डरवाते हैं, क्योंकि वो मजबूर है ताकत वही है, एक बार निकाल करके उससे कोई मजाक करे तब पता चल जाए। तो कभी इसी बात को बता रहा है कि इस टाइगर को तो होना चाहिए था जंगल के आसपास जो गांव हो, उन गांव वालों को इसको डरवाना चाहिए था अपने दांत को निकाल करके। बेरिंग हिज व्हाइट फैंस, बेरिंग मतलब नंगा दिखाना, नंगा करना। हिज व्हाइट फैंस, फैंस का मतलब होता है बेटा टीथ, दांत, व्हाइट मतलब सफेद, अपने सफेद सफेद नंगे दांतों को दिखाना चाहिए था। बेरिंग, बेयर मतलब नंगा और व्हाइट मतलब सफेद और पैंट्स मतलब टीथ, दांत, तो अपने सफेद सफेद नंगे दांतों को दिखाना चाहिए था। हिज क्लाज, अपने पंजों से डरवाना चाहिए था। क्लाज का मतलब होता है बेटा पंजे, अपने पंजों से डरवाना चाहिए था गांव वालों को। और टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मतलब आतंक करना, डरवाना, और विलेज मतलब गांव वालों को। तो इस टाइगर को तो चाहिए था कि जो जंगल के किनारे बसे हुए गांव हैं, उन्हीं के गांव के बगल इसको गुर्राना चाहिए था दांत निकाल करके, और अपने नंगे नंगे दांतों से और अपने पंजों से को नंगे जो है दांतों को दिखा करके और अपने पंजों को दिखा करके संपूर्ण गांव वालों को डरवाना चाहिए था। टेरराइजिंग विलेज, पूरे गांव वालों को चाहिए था कि आतंक मचा दे, गांव वाले अपना दरवाजा बंद कर ले। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ टाइगर अपनी ही आंख बंद कर ले रहा है जब कोई उसके सामने से आ जा रहा है। तो यहाँ परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है चिड़ियाघर में। तो बताइए इस पैराग्राफ में किस टाइगर की बात की जा रही है। इस पैराग्राफ में जंगल वाले टाइगर की बात की जा रही है। इसको कैसा होना चाहिए, जंगल वाले टाइगर को लोगों को गुर्रा गुर्रा करके डरवाना चाहिए। तो आइए जरा देख लें कि इस पैराग्राफ में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो देखो बेटा, अगर शब्द के शुरुआत में अक्षर पुनरावृत्ति करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। लेकिन अगर शब्द के बीच में कोई स्वर, अंग्रेजी का स्वर अगर पुनरावृत्ति करता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा असोनेंस। कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, असोनेंस। अब जैसे देखें ओ क्या है, ए ई आई ओ यू, आप जानते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कहलाते हैं। तो अगर ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर ये इनकी पुनरावृत्ति कहीं बीच में हो तो वहां पर जो पोएटिक डिवाइस होता है बेटा उसको बोलते हैं असोनेंस। तो जरा देखें पहली लाइन में, शुड का ओ, ग्राउंड का ओ, हाउस का ओ जा रहा है ना। तो यहां पर बेटा कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, बिल्कुल ठीक, असोनेंस। क्यों असोनेंस,
क्योंकि ओ की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है बीच में। ध्यान रखिएगा, अगर पुनरावृत्ति शुरुआत में हो, शब्द के शुरू में हो तो एलिट्रेशन, लेकिन अगर बीच में किसी स्वर की पुनरावृत्ति हो, ए ई आई ओ यू, अगर इनकी पुनरावृत्ति हो तो ध्यान रखिएगा वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है बेटा, असोनेंस। तो शुड अराउंड अ हाउस का ओ, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा, बिल्कुल असोनेंस। यही ध्यान रखें कि पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो निश्चित रूप से कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, यहां पर होगा बेटा इंजॉयमेंट। और ध्यान रखें स्नॉर्लिंग, तो स्नॉर्लिंग जो है वो शेर के या टाइगर के गुर्राने की आवाज है, दांत दिखा करके गुर्राने की आवाज है। तो जहां पर अंग्रेजी साहित्य में किसी के आवाज का जिक्र किया जाता है, किसी के साउंड का जिक्र किया जाता है, किसी के भी साउंड का, वहां पर बेटा कौन सा अलंकार होता है, ओनामेटापोइया। कौन सा अलंकार होता है, ओनामेटापोइया। तो यहाँ पर स्नॉर्लिंग चूंकि आवाज है टाइगर की, तो बताइए यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा, ओनामेटापोइया। और आगे देखें इसकी राइमिंग स्कीम हम लोग देख लें। हाउसेज एज नहीं मिल रहा है, क्लॉज नहीं मिल रहा है, विलेज एज विलेज मिल रहा है। तो देखें ए हाउसेज को दें ए, एज को दें बी, क्लास को दें सी और विलेज को दें बी। तो कौन सा राइमिंग स्कीम जाएगा, ए बी सी बी। लगभग यही ए बी सी बी सभी में जा रहा है जो है राइमिंग स्कीम। और इसको आप बहुत सरल चीज है ये, इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आता है परीक्षा में, आपसे पूछ लेता है कि दिए गए पैराग्राफ में कौन सा राइमिंग स्कीम है। तो आप बहुत आसान है, केवल अंतिम शब्द को देखें कि तुकांत आपस में मिल रहे हैं कि नहीं, मतलब अपने लोगों के बोलने में एक जैसा निकल रहा है कि नहीं। अगर एक जैसा निकल रहा है तो राइमिंग स्कीम सेम है। जैसे एज विलेज जा दोनों में निकल रहा है ना, तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए इसको बी दिया गया। और हाउसेज से एज नहीं मिल रहा है, क्लॉज नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हाउसेज ए और एज बी, क्लॉज सी और विलेज बी। तो ए बी सी बी ये पोएटिक डिवाइस हो, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई तीसरे पैराग्राफ की। और बेटा अब हम लोग चौथा पैराग्राफ देखें। चौथे पैराग्राफ में नौरिस साहब क्या कहते हैं, नौरिस साहब कहते हैं बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट लेकिन ही लॉक, वह बंद है, लॉक का मतलब बंद है। फिर ही आ रहा है, और देखिए पिछले पैराग्राफ में भी ही आया, तो जहां जहां ही आ रहा है पर्सोनिफिकेशन आप कर देंगे। मान लीजिए पीछे वाला पैराग्राफ आ गया तो ही आया है, और मैंने बताया है आपको कि ही जो है वो हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किसके लिए कभी यूज कर रहा है, टाइगर के लिए यूज कर रहा है। तो टाइगर तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन टाइगर को ह्यूमन बीइंग जैसा दिखाया जा रहा है, इसलिए कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, पर्सोनिफिकेशन। तो अभी पीछे वाले पैराग्राफ में ही आया है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, पर्सोनिफिकेशन। और इस पैराग्राफ में भी आ रहा है कि ये जो जू वाला टाइगर है लॉक्ड, ये बंद है, इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट के कोठरी में, सेल का मतलब कोठरी, तो कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में ये बंद है। कौन, जू वाला टाइगर। हिज स्ट्रेंथ, इसकी जितनी शक्ति है, टाइगर के पास बहुत शक्ति होती है, 72 किलोमीटर प्रति आवर ये चल सकता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो सकती है, पेड़ पर भी चढ़ सकता है, छलांगे लगा सकता है। कितना बहादुर होता है, अपने लोगों को तो बस 1-2 मिनट में ही पूरा ऑपरेशन करके अपने लोगों को ठीक कर दे टाइगर, बड़ा शक्तिशाली होता है टाइगर। लेकिन आज यही टाइगर कहाँ बंद है, कंक्रीट की दीवालों में, कंक्रीट की कोठरियों में। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार, इसकी शक्ति जो है बिहाइंड बार, ये सलाखों के बिहाइंड का मतलब पीछे और बार्स मतलब जेल, सलाखें। तो आज इसकी शक्ति कहाँ दबी हुई है, सलाखों के पीछे है। शक्ति है लेकिन किसमें संकुचित कर दी गई है, जेल के पीछे, सलाखों के पीछे। बार्स का मतलब सलाखें, जेल, और बिहाइंड मतलब पीछे। तो सलाखों के पीछे इसकी शक्ति को संकुचित कर दिया गया है। स्टॉकिंग, धीरे धीरे चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े की पूरी लंबाई में। लेंथ का आशय होता है बेटा लंबाई, और केज मतलब पिंजड़ा। तो जितना लंबा पिंजड़ा है उसी लंबे से पिंजड़े में चहलकदमी कर रहा है। कौन, ये जू वाला, केज वाला टाइगर, उसी में चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स,
इग्नोरिंग और अवहेलना कर रहा है, बेपरवाह है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। इग्नोर मतलब ध्यान न देना, बेपरवाह होना। विजिटर्स, विजिटर का आशय होता है बेटा देखने वाले। तो जो टाइगर को देखने वाले जू में आए हैं लोग, चिड़ियाघर में जो लोग गए हैं उनको देख ही नहीं रहा है। और यही जो लोग चिड़ियाघर में देखने गए हैं टाइगर को, कदाचित यही लोग टाइगर को देखने जंगल में गए होते तो बताइए टाइगर इनको देखता कि ना देखता, इनकी बहुत अच्छी खबर लेता। लेकिन वही बेचारा टाइगर अब चूंकि कंक्रीट के कोठरी में बंद है, मजबूत कंक्रीट की दीवारों में बंद है, तो वो कुछ देख नहीं रहा है, उनको देख ही नहीं रहा है। उनको देखता है तो अपनी आंख बंद कर ले रहा है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं है। तो इग्नोरिंग विजिटर्स, देखने वालों को, मतलब जो टाइगर को देखने, विजिटर मतलब देखने वाले लोग, इग्नोर मतलब बेपरवाह, तो देखने वाले लोगों के प्रति वो बिल्कुल बेपरवाह है, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये रहा बेटा चौथा पैराग्राफ। अब आइए हम लोग देखें कि चौथे पैराग्राफ में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो जरा देखें आप दूसरी लाइन, ही में मैंने पहली लाइन में ही है, तो बताइए ही जो है, ही में कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। और आगे देखें कंक्रीट सेल, कंक्रीट सी आ रहा है, लेकिन इसमें एलिट्रेशन नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि कंक्रीट में का निकल रहा है और सेल में सा निकल रहा है। ये एलिट्रेशन जो होता है उच्चारण पर डिपेंड करता है, ना कि शब्द पर डिपेंड करता है। तो दोनों में, कंक्रीट में और सेल में सी तो है, लेकिन भूल से आप इसको एलिट्रेशन नहीं बोलोगे, क्योंकि अपने लोगों के मुंह से सा निकल रहा है, एक में का एक में सा निकल रहा है। अगर दोनों उच्चारण एक जैसे निकलते तब तो एलिट्रेशन हो जाता, लेकिन आ रहा है कंक्रीट सेल, तो शब्द तो वही है लेकिन उच्चारण अलग है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन नहीं होगा। ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसी भूल आप लोग कभी मत करिएगा। ये एलिट्रेशन जो पोएटिक डिवाइस है, ये हमेशा किस पर डिपेंड करता है? ये हमेशा उच्चारण पर डिपेंड करता है, ना कि वर्ड पर, शब्दों पर, अक्षर पर डिपेंड करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और आगे हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, तो देखिए अब यहाँ एलिट्रेशन होगा। बिहाइंड बार, बाबा आ रहा है, बिहाइंड बार में बाबा आ रहा है कि नहीं, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एलिट्रेशन, यहाँ एलिट्रेशन होगा। तो आप इसके, तो बाकी बस यही इतना इसमें पोएटिक डिवाइस है। और अगर आए हम लोग देखें राइमिंग स्कीम पर, तो सेल बार से मिल रहा है नहीं, सेल हो गया ए, बार हो गया बी, और केज हो गया सी, और विजिटर्स और बार्स ये दोनों मिल रहे हैं तो बी। तो बताइए चौथे पैराग्राफ में कौन सा राइमिंग स्कीम होगा? ए बी सी बी, ए बी सी बी, याद रखिएगा आप लोग, बार बार बता रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग पांचवा पैराग्राफ देखें, पांचवा स्टैंजा देखें। आगे लेस्ली नॉरिस साहब क्या कहते हैं? तो पांचवें पैराग्राफ में कहते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। कभी कहता है कि ही हियर्स, वो सुनता है। कौन सुनता है? ये पिंजड़े वाला टाइगर। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात की अंतिम आवाज को वो पिंजड़े में बंद, कंक्रीट की दीवार में बंद टाइगर रात की अंतिम आवाज सुनता है। और रात की अंतिम आवाज क्या सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का आशय होता है बेटा गश्त लगाना, निगरानी के लिए इधर उधर पुलिस का जो दौड़ा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रोलिंग, और कार्स आप समझ ही रहे हो। तो वह गश्त लगाती हुई कार की अंतिम आवाजों को सुनता है। मतलब जो पूरे दिन भर शोरगुल रहता है चिड़ियाघर में और शहर का सड़कों पर जो शोरगुल रहता है, उस शोरगुल से शांति मिलती है रात को, और वह अंतिम आवाज सुनता है। मतलब उसके बाद अब कोई आवाज सुनाई देने वाली नहीं है, सब अपने अपने जो है बिस्तर में चले जाएंगे, सोने के लिए चले जाएंगे। तो वह किसकी अंत में आवाज सुनता है? वह अंत में आवाज सुनता है पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज रात में वो सुनता है। एंड स्टेयर्स, एंड और स्टेयर्स, स्टेयर्स का आशय होता है बेटा घूर घूर कर देखना, एक टक देखना। तो वह स्टेयर, वह घूर घूर कर देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, विद से ब्रिलियंट, चमकदार, आईज आंखों से, अपनी चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह अपनी चमकदार आंखों से देखता है किसको? ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों को।
तो ऊपर जो कंक्रीट की कोठरी बनी हुई है, इसका मतलब ऊपर छत नहीं है। तो जब ऊपर को अपना सिर करता है टाइगर, तो उसको चमकते हुए नील गगन के सितारे दिखाई पड़ते हैं। तो वह चमकते हुए सितारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। मानो कभी ये मैसेज करना चाहता है कि ये जो टाइगर है ये अपने अंदर की इच्छा को व्यक्त कर रहा है उस ब्रिलियंट स्टार्स को देख करके, चमकदार तारों को देख करके, कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी इसी तरह से, जैसे आप नील गगन के लिए वो सोच रहा है, नील गगन में तिरते हुए सितारों के लिए ये टाइगर सोच रहा है कि जैसे तुम नील गगन में स्वतंत्र होकर के घूम रहे हो, क्या कभी ऐसा दिन मेरे लिए भी आएगा कि मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में जाकर के, अपने प्राकृतिक आवास में जाकर के मैं भी घूम सकूंगा जैसे तुम नील गगन में तैर रहे हो। मानो इस प्रकार की एक आशा लिए ये टाइगर नील गगन के सितारों को देखता है। किससे? अपनी ब्रिलियंट आई से। तो अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को देखता है टाइगर। तो ये रहा भैया पांचवा स्टैंजा। तो पांचवें स्टैंजा में कवि ने जो है किस टाइगर की बात की है? पांचवें स्टैंजा में कवि ने चिड़ियाघर वाले टाइगर की बात की है। चौथे स्टैंजा में भी चिड़ियाघर वाले टाइगर की बात की गई है। और तीसरे स्टैंजा में जो है जंगल वाले टाइगर की बात की गई है। दूसरे स्टैंजा में भी जंगल वाले टाइगर की बात की गई है। और पहले स्टैंजा में चिड़ियाघर वाले या जू वाले टाइगर की बात की गई है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे अक्सर ये प्रश्न आता है। और आइए अब पांचवें पैराग्राफ की हम लोग पोएटिक डिवाइस देख लें। तो पोएटिक डिवाइस में देखिए ही फिर आ गया। तो ही शब्द आ जाए, इसका ही शब्द किसके लिए आ रहा है? एनिमल के लिए आ रहा है, जबकि ही किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ही चूंकि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन पोएम में पोएट ने इसको जंतु के लिए यूज किया है। इसलिए बताइए यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन। और ही हियर्स, ही हा 2 बार आ रहा है। कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? एलिट्रेशन, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो, एलिट्रेशन। और ध्यान रखें कि यहां पर तीसरी लाइन और चौथी लाइन, तीसरी लाइन खत्म हुई है, चौथी लाइन शुरू हुई है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो जहां पर ऐसी व्यवस्था हो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? अभी मैंने पीछे बताया इंजॉयमेंट। तो यहाँ इंजॉयमेंट भी है। अब जरा हम लोग देख लें कि इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम लगाई गई है। तो नाइट और कार एक दूसरे से मिल रहे हैं बोलने में, नहीं। तो नाइट ए, कार बी, आईज भी किसी से नहीं मिल रहा है। तो सी और कार्स और स्टार्स, चौथी लाइन का स्टार और दूसरी लाइन का कार आपस में मिल रहे हैं, तो दोनों बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी सी बी। तो ये राइमिंग स्कीम हो गई। देखिए राइमिंग स्कीम बहुत आसान है, लेकिन इस पर प्रश्न आते हैं। राइमिंग स्कीम क्या है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुकांत। मतलब कविता की जो अंतिम लाइन हो वो एक ही शब्द से खत्म हो, बोलने में एक जैसा शब्द आए। तो जैसे आ रहा है कार्स, स्टार्स, एक ही शब्द निकल रहा है ना, लेकिन नाइट, आइज नहीं निकल रहा है। तो जो समान निकलेंगे उनको समान शब्द दे देंगे, और जो असमान निकलेंगे उनको असमान शब्द से डिनोट कर देंगे। तो इसी प्रकार से जैसे पांचवें स्टैंजा में हम लोगों ने ये राइमिंग स्कीम निकाली, ऐसे ही हम लोगों ने पहले में भी निकाली है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि राइमिंग स्कीम बहुत सरल है, लेकिन इस पर प्रश्न आते हैं। तो बेटा ये रहा लेस्ली नॉरिस साहब का लिखी हुई एक छोटी सी पोयम, अ टाइगर इन द जू। तो टाइगर किसका प्रतीक है? टाइगर प्रतीक है शक्ति का, शौर्य का, तेज का प्रतीक है। लेकिन कुछ लाभ के लिए, उनकी खाल के लिए और कुछ लाभ के लिए मनुष्य ने इनको मारना शुरू कर दिया। इनके साथ जो है ऐसा व्यवहार किया कि इनकी संख्या बहुत कम हो गई। क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने टाइगर हैं? टाइगर की संख्या दुनिया में बहुत कम है। लगभग 6000 की संख्या में ही टाइगर दुनिया में बचे हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उस 6000 में से लगभग 4000 टाइगर हमारे भारत में ही हैं। तो पूरी दुनिया के टाइगर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में है, और इंडिया में बंगाल टाइगर तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इंडिया का बंगाल टाइगर।
तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, वैसे तो इस पाठ का मैसेज ये है कि शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति को भी अगर हम जेल में बंद कर दें तो उसकी शक्ति जाती रहेगी, उसका तेज, उसका शौर्य सब जाता रहेगा। लेकिन एक बात और भी हम लोग ध्यान रखें इस पाठ को पढ़ करके कि केवल मजा लेने के लिए, केवल एंजॉय लेने के लिए टाइगर आदि को हम पिंजड़े में बंद करके न रखें। इनके नेचुरल जो आवास स्थान है वहां इनको हम रहने दें, पारितंत्र को सुरक्षित रखने दें। टाइगर को प्रकृति ने यूं ही नहीं बना दिया है, टाइगर को प्रकृति की जरूरत है। अगर टाइगर नहीं होगा, शेर नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, ब्लू व्हेल नहीं होगा, चींटी नहीं होगी, अमीबा नहीं होगा, तो ये सब नहीं होगा तो घास नहीं होगी, शैवाल नहीं। दिखने में ये सब छोटे छोटे हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो सबका पारितंत्र में अपना महत्व है। तो बेटा हमें लगता है कि हम सभी लोग प्रयास करें कि ये जो जंगली जानवर हैं ये बचे रहें, वन्य जीव संरक्षण होता रहे, तभी इस पाठ को पढ़ने का कोई अर्थ है। बाकी परीक्षा के लिए तो ये पाठ महत्वपूर्ण है ही, और परीक्षा में आप इसको पढ़ करके अच्छा नंबर पाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। लेकिन आपसे एक निवेदन ये भी है कि जब आप पढ़ लिख करके कभी बड़े अधिकारी बने, वन के अधिकारी बने, या किसी इस विभाग का मंत्रालय आपके हिस्से में कभी आ जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन जीवों को बचाने का आप भरसक प्रयास करिएगा। ऐसी नीति बनाइएगा, ऐसी पॉलिसी बनाइएगा जिससे ये जंतु, जंगली जंतु भले खूंखार हैं, भले ये खूंखार हैं और हम लोगों के लिए खतरा है, लेकिन इनको बचाने का आप प्रयास करेंगे, ये वादा करें आप। और इस समय ये टाइगर हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि हम टाइगर के लिए खतरा बन गए हैं। तो अपने इस जो डराने वाला जो स्वभाव है और मजा लेने वाला जो मनुष्य का स्वभाव है, इसको हम सभी लोग मिलकर के बदलें। और जो जहां रहने का आदि है, प्रकृति ने जिसको जहां रहने के लिए स्थान दिया है वहीं उसको रहने दें। उसी में पारितंत्र का, उसी में धरती का, उसी में हमारा सबका हित सन्निहित है। तो मुझे लगता है बेटा ये चैप्टर आप अच्छी तरह से समझे होंगे, अ टाइगर इन द जू। ऐसे ही इंग्लिश के और जो है चैप्टर के साथ हम आगे आपसे मिलते रहेंगे। ओके।